हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 8 को। आज का टॉपिक होगा कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ ए सी प्रोग्राम। इस चैनल को देखने के लिए आपको जाना होगा यूट्यूब पर और टाइप करना होगा @evarat20। आपको इंडियन फ्लैग नाम से या यहाँ पर इंडियन फ्लैग से आपको दिखाई देगा चैनल, वहाँ पर आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में लिखा होगा सी लैंग्वेज विद मी। आप वहाँ से ओपन करके इस लेक्चर को पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 8, कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम कंपाइल क्यों करते हैं? तो हम ये तो समझ गए हैं कि हम सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ काम करवा सकें, कुछ बातचीत कर सकें। तो सपोज दैट आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा एडिटर पर, हैश इंक्लूड इस तरीके से लिख दिया, ऐसे दूसरी लाइन ये लिख दी हैश इंक्लूड conio.h, और ऐसे करके आपने void main लिखा और यहाँ पर कुछ कोड आपने लिख दिया और get ch कर दिया एंड देन यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो लाइनें आपने लिखी हैं, क्या ये लाइनें हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आ जाती हैं? जी बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि इस हाई लेवल लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में, दैट इज़ कॉल्ड मशीन कोड। मशीन कोड का मतलब बाइनरी नंबर से है। बाइनरी नंबर का मतलब 0 और 1। तो मशीन हमारे इस कोड को समझती है 0 और 1 को। तो हमें इस टोटल प्रोग्राम को 0-1 की फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा देखिए, द कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब वो कोड जो हमने एडिटर पर नोट कर दिया है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। इट इज़ अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। ठीक है, ये सारा काम किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम? कंपाइलर की हेल्प से। द कंपाइलर चेक्स द सोर्स कोड फॉर सिंथेटिकल और स्ट्रक्चरल एरर, एंड इफ़ द सोर्स कोड इज़ एरर फ्री देन इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। मतलब जैसे ये आपने प्रोग्राम लिखा है, ये क्या है? एक सी का प्रोग्राम में छोटा सा, ये आप देखिए यहाँ पर ये छोटा सा प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है इसको हम सोर्स कोड कह रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट कोड में, क्योंकि कंप्यूटर को ये चीज़ समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को ये चीज़ समझ में आएगी। तो इस लाइन को कुछ अगर मैं ऐसे लिखूं, इस वाली लाइन को कुछ ऐसे लिख दूं, नेक्स्ट लाइन को ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लिख दूं, तो ये कोड तो मशीन को समझ में आ जाता है। बट जो दूसरा कोड है, कौन सा वाला कोड? ये वाला मशीन को समझ में नहीं आता है। तो कन्वर्ट करना, इस सोर्स कोड को इस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, ये कौन करेगा? ये कंपाइलर करेगा। किसका काम है? ये कंपाइलर का काम है। तो कंपाइलर क्या काम करता है? इस पूरे सोर्स कोड को रीड करता है। एक बार रीड करने के बाद इसमें देखता है कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, या कोई इसमें स्ट्रक्चरल एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो फिर यूज़र से ये कहता है कंपाइलर कि पहले आप एरर को रिमूव करो, इस कोड को एरर फ्री करो। जब आप इस कोड को एरर फ्री कर देते हो तो हमारा कंपाइलर जो है इस सोर्स कोड को इस मशीन कोड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पर यही लिखा है, सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। द कंपाइलेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। जो पूरा कंपाइलेशन का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग, दूसरे को बोलते हैं कंपाइलिंग, तीसरे को बोलते हैं असेंबलिंग, और लास्ट वाले को बोलते हैं लिंकिंग। ठीक है, तो देखिए क्या है ये फिगर में देखते हैं हम। ये हमारा सोर्स कोड है। ठीक है, इस सोर्स कोड को हम यहाँ पर पहला पार्ट में लेके आ रहे हैं प्री प्रोसेसर में, फिर दूसरा स्टेप लेके आ रहे हैं कंपाइलर, तीसरा लेके आ रहे हैं असेंबलर, और फिर क्या लेके आ रहे हैं यहाँ पर? लिंकर। ओके, तो देखिए क्या काम होता है यहाँ पर। द प्री प्रोसेसर टेक्स द सोर्स कोड एज इनपुट। जो प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर कौन सा है? ये वाला।
ठीक है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये वाला क्या है, ये हमारा लिंकिंग 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या है? प्री प्रोसेसर का काम ये है कि जो सोर्स कोड आपने लिख दिया है उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद उसमें ये फाइंड आउट करना कि इसमें कमेंट तो नहीं है, यानी नॉन एग्जीक्यूटेबल सिंटैक्स तो नहीं है, अगर उनको है तो उसको हटा देता है और अपने कोड को एक्सपेंड करके किसको दे देता है, कंपाइलर को देता है। कंपाइलर चेक करता है कि इस सोर्स कोड में कहीं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ये स्ट्रक्चरल एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो यूज़र को दोबारा सोर्स कोड दे देगा, कहेगा कि इस सोर्स कोड को आप करेक्ट करो। अगर नहीं है तो कंपाइलर इसका असेंबली कोड जनरेट कर देता है और ये असेंबली कोड किसको चला जाता है, असेंबलर को। असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर का काम ये है कि वो असेंबली कोड को समझे और उस असेंबली कोड को लो लेवल में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो जब लो लेवल आ जाएगा, 0-1 की फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कोड किसके पास जाता है, लिंकर के पास जाता है। तो लिंकर क्या काम करता है, इस कोड के साथ, इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ जो अदर फाइलें हैं, अदर फाइलें का मतलब जैसे आप अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ को यूज कर रहे हो, स्कैन एफ को यूज कर रहे हो, तो इन एक्स्ट्रा लाइब्रेरी को हमारे इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ क्या कर देता है, ऐड कर देता है, प्लस कर देता है। ठीक है, जो अदर फंक्शंस हैं उनको क्या कर देता है, ये ऐड कर देता है, और ऐड करने के बाद क्या बन जाता है, एक एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाता है। ये एग्जीक्यूटेबल कोड जो होता है ये मशीन कोड होता है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आपको आ रही होगी। हम यहाँ पर इसकी वर्किंग को समझते हैं। प्री प्रोसेसर क्या काम करता है, तो देखिए, द सोर्स कोड इज द कोड विच इज़ रिटन इन ए टेक्स्ट एडिटर। सोर्स कोड को सभी जानते हैं, सोर्स कोड वो जो आप लिख रहे हो उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। एंड द सोर्स कोड फाइल इज गिवन एन एक्सटेंशन .c, यानी सी का प्रोग्राम लिखोगे तो एक्सटेंशन में क्या रखोगे, उसका .c रखोगे। दिस सोर्स कोड इज पास्ड टू द प्रोसेसर and then processor expand this code. After expanding the code, the expanded code is passed to the compiler. बात समझ में आ गई? तो क्या है कि जो सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड को हम किसको देते हैं, प्री प्रोसेसर को। प्री प्रोसेसर क्या कर देता है, इस सोर्स कोड को एक्सपेंड कर देता है। देखिए, एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, एक्सपेंड करने का मतलब ये है, जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम लिखा था अभी यहाँ पर, ये आप देख रहे हो। तो एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि प्री प्रोसेसर इस सोर्स कोड को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको तो लेगा ही, साथ में इनकी लाइनों को भी हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड कर देगा, stdio.h और conio.h को। तो इसको एक्सपेंड कर देता है। इस एक्सपेंडेड कोड को हम किसको दे रहे हैं, कंपाइलर को। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम क्या है, द कोड विच इज एक्सपेंडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज पास टू द कंपाइलर. The compiler converts this code into assembly code, or we can say that the C compiler convert the pre-processed code into assembly code. तो compiler क्या काम करता है कि हमारे expanded code को accept करता है, इस वाले code को accept करेगा, और compiler इस expanded code को convert कर देता है किस में, assembly code में या assembly language में. ओके, अब assembler का काम क्या वो देखते हैं. असेंबलर क्या काम करता है, देखिए, द असेंबली कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड बाय यूजिंग एन असेंबलर. तो असेंबलर क्या काम करेगा, असेंबली कोड को एक्सेप्ट करेगा और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा. द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर इज सेम एज द सोर्स फाइल. जैसे आपने अपने प्रोग्राम का नाम क्या रखा, hello.c रखा, ठीक है, hello.c रखा. अब इसका नाम क्या होगा, hello.obj, इस तरीके से. तो द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल इन DOS ऑपरेटिंग सिस्टम इज .obj एंड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज O. If the name of the source file is hello.c, then the name of the object file would be hello.object. ओके, इस तरीके से. नाउ इसके बाद किसका नंबर आता है भाई, देखिए, इस असेंबलर ने इस ऑब्जेक्ट कोड को यहाँ पर जनरेट कर दिया. अब ये ऑब्जेक्ट कोड किसके पास जा रहा है, लिंकर के पास जा रहा है. तो लिंकर का क्या काम है, तो लिंकर का काम क्या है, लिंक करता है लाइब्रेरी से. लिंकर का काम क्या है, इस लिंकर का काम ये है कि ये लिंक करता है इस ऑब्जेक्ट कोड को किससे, लाइब्रेरी से या अदर फाइल से, और
लिंक करने के बाद सीधे क्या बना देता है, उसका एग्जीक्यूटेबल कोड बना देता है। और इस एग्जीक्यूटेबल कोड को हमारी मेमोरी में ये रखा हुआ होता है। इस एग्जीक्यूटेबल कोड को हमारा प्रोसेसर समझता है और इसके बाद इसका आउटपुट जनरेट कर देता है। तो ये द कंप्लीट वर्किंग ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस। ये इस चीज़ को हम फिगर से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल है ये, ठीक है। इस पूरी फाइल का ये जो हमारा सोर्स कोड है, ये जो हमारा सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड का नाम क्या है, hello.c है, ठीक है। इस सोर्स कोड में क्या लिखा है, एक तो हमारी यहाँ पर stdio.h फाइल है, दूसरा इंटीजर मेन है, फिर यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड लिख रखा और रिटर्न 0 कर रखा है। तो ये जो सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड कहाँ पर है, तो सबसे पहले ये जो hello.c लिखा है, ये hello.c ये रखा है, ये सोर्स कोड ये रखा है सी का प्रोग्राम यहाँ पर। अब सी का प्रोग्राम हमने किसको दे दिया, प्री प्रोसेसर को दे दिया। प्री प्रोसेसर क्या काम करता है, इस प्रोग्राम में से अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है तो उसको रिमूव कर देगा, जैसे कि कमेंट होते हैं, और इसको एक्सपेंड कर देता है। और एक्सपेंड करने के बाद लिखा है ना प्री प्रोसेसर क्या काम करता है, इस कोड को एक्सपेंड कर देता है, एक्सपेंड सोर्स कोड, और क्या बना देता है, ये hello.i फाइल बना देता है। अब इस एक्सपेंडेड कोड को हम किसको दे देते हैं, कंपाइलर को दे देते हैं। कंपाइलर का काम क्या है कि कंपाइलर इस पूरे सोर्स कोड को चेक करता है कि क्या इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। सिंटैक्स एरर है या इसमें कोई स्ट्रक्चरल एरर है तो यूज़र को दोबारा से रिपोर्ट कराएगा और यूज़र उस एरर को दूर करेगा, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं है तो कंपाइलर क्या कन्वर्ट कर देता है, उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। और असेंबली कोड का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, एस है, .s नाम से, तो hello.s नाम से कन्वर्ट कर दे देगा। अब नाउ ये असेंबली कोड यहाँ पर जनरेट हो गया। इस असेंबली कोड को असेंबलर, एक कन्वर्टर है, वो असेंबलर जो है उसको समझेगा असेंबली कोड को और कन्वर्ट कर देगा किसमें, .obj फाइल में, यानी ऑब्जेक्ट कोड में। तो हम यहाँ पर इस फाइल का क्या बना चुके, ऑब्जेक्ट कोड बना चुके। ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड बन चुका है, ओके। नाउ अब इस ऑब्जेक्ट कोड को हम किसको दे देते हैं, लिंकर को दे देते हैं। तो लिंकर क्या काम कर देता है, जो एग्जीक्यूटेबल कोड है उस एग्जीक्यूटेबल कोड के साथ जो लाइब्रेरी है, ठीक है, जो लाइब्रेरी के अदर फंक्शन है, क्या है, अदर फंक्शंस, उस फंक्शन को हमारी इस कोड के साथ जोड़ करके क्या बना देता है, exe फाइल बना देता है। तो ये exe फाइल बन गई। exe फाइल बनने के बाद ये जो कोड बना .exe फाइल जो बनी, क्या बनी, hello.exe फाइल। इस exe फाइल को लोडर लोड कर देता है कहाँ, मेमोरी में, और मेमोरी में से जो प्रोसेसर है उसको, वो प्रोसेसर जो है उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद हमें क्या देता है, इसका रिजल्ट क्या प्रोवाइड करा देता है, रिजल्ट। तो ये इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, कि हम एक सी के प्रोग्राम को लिखते हैं और लिखने के बाद ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है, मशीन इसको कैसे रीड करती है, ये सब इंटरनल बातें हैं। नाउ एक अब छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, देखिए, चलिए अभी थोड़ा सा पार्ट और है वो भी समझा देता हूँ इसमें। देखिए, फर्स्टली द इनपुट फाइल जिसको हम hello.c बोल रहे हैं इज पास टू द प्री प्रोसेसर एंड देन प्री प्रोसेसर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू एक्सपेंडेड सोर्स कोड। द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सपेंडेड सोर्स कोड वुड बी क्या होगा, hello.i होगा। उसके बाद द एक्सपेंडेड सोर्स कोड इज पास टू द कंपाइलर एंड द कंपाइलर कन्वर्ट्स दिस एक्सपेंडेड सोर्स कोड इनटू असेंबली कोड। और असेंबली कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, .s होता है। ये असेंबली कोड किसके पास जाता है, असेंबलर के पास जाता है और असेंबलर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में, और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .obj होता है। नाउ आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल द लिंकर क्रिएट्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, d.exe एंड देन द लोडर विल देन लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर द एग्जीक्यूशन। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। नाउ बात करते हैं हम अपने प्रोग्राम में printf और scanf को यूज करते हैं, ये क्या है। तो देखिए, printf एंड scanf फंक्शन आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज। बोथ फंक्शंस आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं डिफाइंड इन stdio.h नाम की हेडर जो फाइल है उसमें ये डिफाइंड है, ओके। printf कैसे वर्क करता है वो भी देखते हैं।
The printf function is used for output. It prints the given statement to the console and the syntax क्या है इसका, printf format string and then argument list. फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या हो सकती है, इंटीजर के लिए %d लिखते हैं, करैक्टर के लिए %c लिखते हैं और स्ट्रिंग के लिए %s लिखते हैं और फ्लोट के लिए %f लिखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट f और मैं यहाँ पर लिखूँ %d एंड देन a. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो प्रिंट करेगा कैसी वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को, और वो इंटीजर वैल्यू किसकी होगी, ए की. तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, जैसे भी आपकी मेमोरी में जो भी ए की वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी. ओके. नाउ स्कैनफ फंक्शन का क्या काम है, तो देखिए द स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट. इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल. तो क्या है, स्कैनf फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन आर्गुमेंट लिस्ट. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा स्कैनf और मैंने यहाँ पे लिखा %d एंड देन एड्रेस ऑफ a. तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि स्कैनf जो है एक इंटीजर डेटा एक्सेप्ट करेगा और वो एक्सेप्ट डेटा कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जाके a के एड्रेस पर. ओके, इस तरीके से. आइए देखते हैं प्रोग्राम. लिखा है राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कैलकुलेट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर नंबर. एक इंटीजर नंबर का हमें क्यूब बनाना है. ठीक है, तो क्यूब के लिए देखिए क्या फार्मूला है. सपोज दैट आपके पास नंबर है सपोज दैट a और a की वैल्यू है 3. तो इस नंबर का क्यूब क्या होगा, तो क्यूब होगा भैया a की पावर 3, ऐसी तो होगा. तो यानी a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3. तो आंसर कितना आ गया 27. तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है. तो चलो मैं प्रोग्राम बना देता हूँ. हैज़ इंक्लूड, ये हेडर फाइल हम लिख रहे हैं, हैज़ इंक्लूड conio.h. फिर मैंने यहाँ पे लिखा void main. हमसे बात करी गई है किसकी, इंटीजर नंबर की. एक मैंने इंटीजर यहाँ पर नंबर ले लिया, ठीक है, और इसका रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया. नाउ CLR SCR लिखा और यहाँ पर हमने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू, अब नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाइड कर दें तो नंबर का क्यूब हो जाता है इस तरीके से. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एफ लिखेंगे और यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे ऐसे करके एंड देन रिजल्ट. तो ये जो लिखा है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है यहाँ पर, है ना. %d का मतलब इंटीजर नंबर. इस %d की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, इंटीजर नंबर, और वो इंटीजर नंबर किसका होगा, रिजल्ट का. ये जो है एक मैसेज है, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा. यहाँ पर तो लिखा होगा गेट ch प्रोग्राम क्लोज. जब इसका आउटपुट आएगा तो आउटपुट क्या आएगा भैया, ये आएगा इसका आउटपुट. अब देखिए इसमें एक छोटी सी कमी है. क्या कमी है, मुझे यहाँ पर नंबर की वैल्यू ले लेनी चाहिए. तो नंबर की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 4, इस तरीके से. तो देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, RESULT, रिजल्ट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 जा कितने होते हैं 16, और 16 चौका कितना होता है 64. तो ये इसका आंसर आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू 64, इस तरीके से, है ना. ये जो प्रोग्राम लिखा है ये हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि भाई इस पूरे प्रोग्राम को, ये जो हमने लिखा है ये पूरा प्रोग्राम कहाँ पर लिखना है हमें, कि भैया एक एडिटर पर लिखा जाएगा. और वो जो एडिटर होगा वो हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, TURBO, टर्बो सी यूज़ कर रहे होंगे. टर्बो सी के एडिटर पर इसको लिखते हैं. लिखने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड. अब ये जो सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड कौन लेता है, कंपाइलर. कंपाइलर का मतलब इसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा. तो कंपाइलर इसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देता है. ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होने के बाद हम इसको करते हैं रन, और रन करने के बाद हमारे पास इसका क्या आ जाता है, आउटपुट. ओके, तो ये प्रोसीजर मैं आपको बतला चुका हूँ. आइए इसी प्रोग्राम को मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ. तो हम ओपन कर दें अपना टर्बो C++ सॉफ्टवेयर. यहाँ पर जो कंपाइलर है टर्बो सी का वो स्टार्ट हो चुका है. अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्राम. ये हमारा एडिटर है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये कल का प्रोग्राम था,
मैंने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हैज़ इंक्लूड stdio.h, दूसरी लाइन लिखेंगे हैज़ इंक्लूड conio.h, तीसरी लाइन लिखेंगे void main, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीजर नंबर और एक हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप नंबर को यहाँ पर CLRSCR क्लियर स्क्रीन लिखिए। नंबर को कीबोर्ड से आप ले भी सकते हैं और डायरेक्ट भी आप उस नंबर को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से ले रहा हूँ, तो एक मैसेज दूंगा printf एंटर एनी इंटीजर नंबर। ठीक है, इस तरीके का एक मैंने यहाँ पर मैसेज दिया एंड देन स्कैनफ के थ्रू उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया %d एंड देन एड्रेस ऑफ क्या लिखूंगा भाई मैं यहाँ पर नंबर। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा। क्या है भाई फार्मूला मेरा क्यूब का, कि नंबर को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाता है, उसका क्यूब आ जाता है। तो क्यूब तो आ जाएगा ये, लेकिन ये क्यूब किस में सेव होगा, तो भाई ये जो सेव होगा इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव होगा। अब इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। printf मैंने कहा रिजल्ट, ये मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ क्यूब ऑफ नंबर इज, ठीक है, एक मैसेज दिया और यहाँ पर मैंने क्या लगाया %d, क्योंकि वो क्यूब कैसा आएगा इंटीजर टाइप का और वो वैल्यू है किस में, रिजल्ट में। नाउ गेट ch किया और इसको क्लोज किया इस तरीके से। तो ये हमने पूरे का पूरा सोर्स कोड लिख दिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे कोड को हम सोर्स कोड बोल रहे हैं। अब ये सोर्स कोड है, मशीन को समझ में नहीं आता है, इसका मतलब मशीन को समझाने के लिए इसको 0-1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 0-1 का फॉर्मेट कौन कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर। तो हम ये कोड किसको दे रहे हैं भाई, कंपाइलर को दे रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पर कंपाइलर के पास आ गया, मैंने कहा इसको कंपाइल करो और यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। तो मेरे कंपाइलर ने इस पूरे प्रोग्राम को रीड किया और रीड करने के बाद इसको कंपाइल कर दिया। और यहाँ पर क्या दिखाता है, देखिए कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं। और यहाँ पर लाइन क्या दिखा रहा है, देखिए लाइन दोबारा से देखिए, यहाँ पर क्या लाइन दिखा रहा है, लाइन्स कंपाइल्ड 466। तो क्या आपने अपनी पूरी प्रोग्राम में सोर्स कोड में 466 लाइन लिख रखी है? जी नहीं लिख रखी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले क्या आया होगा, प्री प्रोसेसर आया होगा, उस प्री प्रोसेसर ने इस कोड को एक्सपेंड कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, stdio.h नाम की जो हेडर फाइल है इसका भी कोड आया होगा, conio.h का भी कोड आया होगा, ठीक है, या डिफरेंट इसमें फंक्शन हैं जो हैं उनका भी कोड आया होगा। तो उन सबको मिला करके ये लाइंस क्या बना दी गई हैं, एक्सपेंड कर दी गई हैं। तो हमें यहाँ तक अपने कोड में कोई एरर नहीं मिली। मैंने एंटर किया, अब इसका क्या बन गया होगा, .obj फाइल बन गया होगा। अब इस obj फाइल के साथ क्या हो रहा होगा, लिंकिंग हुई होगी। किसकी लिंकिंग हुई होगी, जो फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। जैसे फंक्शन को कौन सा यूज़ कर रहे हैं, CLRSCR, printf, scanf, ये सब क्या है फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड हो गए होंगे लाइब्रेरी से, और इसका क्या बन गया होगा, .exe बन गया होगा। अब उस exe को हम रन करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, रन पर, और हम कह रहे हैं कि इसको रन करो। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये मेरे से क्या पूछता है, क्या पूछ रहा है, एंटर यानी इंटीजर नंबर। तो मैंने कहा भाई इंटीजर नंबर मेरा 4 है, ठीक है, इंटीजर नंबर क्या है मेरा 4 है। तो 4 का इंटीजर नंबर है तो 4 का क्यूब कितना है, तो देखिए 4 का क्यूब क्या इतना है, तो ये तो गलत आ रहा है। तो दोबारा से कंपाइल करते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं। तो चलते हैं, सॉरी, करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन करते हैं। और मेरे से क्या पूछा है, नंबर। तो मैंने यहाँ पर दिया 4 और एंटर किया। तो देखिए 4 का क्यूब कितना आया, 64। क्यूब ऑफ नंबर इज 64।
तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए यहाँ से जो है आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से तो हो सकता है कुछ बच्चों को अभी तक ये लगा हो कि सर तो अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो भाई प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें थ्योरी का आना, ये जो थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है ये आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पॉइंट नहीं आएंगे तब तक हो सकता है आपको प्रोग्रामिंग भी समझ में ना आए, है ना। बहुत सारी टर्म होती हैं कि हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, और इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो कौन कौन से स्टेप्स वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 4 स्टेप्स में ये पास होता है। सबसे पहले प्री प्रोसेसर आता है, ठीक है, फिर उसके बाद कंपाइलर आएगा, फिर उसके बाद असेंबलर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, लिंकर आएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है हमारा चलता है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और वेट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच।